नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी की। देखिए, लोग कहते हैं, उसके विरोधी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की मशीन बना दिया है। ये आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, जो तपस्या है और लंबे समय की, ये केवल मोदी और शाह के समय से नहीं शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है जो किसी भी कैडर बेस्ड पार्टी की होनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टियों में भी होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिसका नतीजा आज वो भुगत रहे हैं कि लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। सेंट्रिस्ट पार्टियां जो हैं वो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और वो वंशवाद के रास्ते पर चली गई। तो वहाँ नेता को ग्रूम नहीं किया जाता, वहाँ ग्रूम हो रहे नेता को किस तरह से ख़त्म किया जाए, किस तरह से दबाया जाए, उसकी ग्रोथ को रोका जाए। वहाँ कोशिश होती है कि परिवार के सदस्यों के अलावा जो भी नेता बढ़ रहा हो उनको बोनसाई बना दिया जाए। बोनसाई आपने देखा होगा, ड्राइंग रूम में जो पौधे रखे जाते हैं छोटे छोटे, उनको छोटा रखा जाता है, उनको बड़ा नहीं होने दिया जाता। ऐसे ही जो पार्टियां हैं वंशवादी, उनमें दूसरे नेताओं को, परिवार के बाहर के नेताओं को, उनका कद हमेशा छोटा रखा जाता है, जिससे परिवार के लोग बड़े नज़र आए, बड़े हों या ना हों, योग्यता हो ना हो, लेकिन जो दूसरे हैं उनसे बड़े नज़र आए, इसलिए दावा हो सके कि देखिए सबसे बेहतर यही है, इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो बात जनसंघ के समय से शुरू होनी चाहिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जब बनी 1980 में, तब से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का संगठन खड़ा किया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ये परंपरा शुरू की, युवा पीढ़ी के नेताओं को ग्रूम करने की, आगे बढ़ाने की, भविष्य के लिए उनको तैयार करने की, कि भविष्य में जब वर्तमान पीढ़ी जब रिटायर हो तब उनकी जगह ले सके। ये अलग बात है कि बाद में क्या हुआ उनके साथ मुझे मालूम नहीं, कि वो जगह खाली करने को तैयार नहीं हुए उन्हीं लोगों के लिए जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, जिनको उस दिन के लिए उन्होंने तैयार किया था। तो उन्होंने ही शुरुआत की थी। ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये सब नेता जो बने वो लाल कृष्ण आडवाणी ने खड़ा किया 1986 में, जब अटल जी को हटाकर उनको अध्यक्ष बनाया गया उस समय। उसके अलावा कई नेता हैं, बहुत से लोगों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो दिखाई देते हैं, जो जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल्याण सिंह को, एक अति पिछड़ा वर्ग के एक नेता को आगे बढ़ाया गया। तो ये सब जो है ये क्रमिक रूप से और सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। ऐसा नहीं कि किसी योग को बढ़ा दिया और दूसरी जगह नहीं, जहाँ जहाँ जिसमें संभावना दिखी उसको बढ़ाने की कोशिश की गई और ये प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को और रिफ़ाइन किया है मोदी और शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है उनसे एक बार की बातचीत का अहमदाबाद की, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत पहले, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की बात है, कि उन्होंने संघ को सुझाव दिया था कि हर राज्य में ऐसे नेताओं की पहचान की जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। उनमें से कुछ राज्य स्तर के बनेंगे, कुछ राष्ट्रीय स्तर के बन सकते हैं। तो ये जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संगठन में भी किया, अपने संगठन में भी पीढ़ी परिवर्तन किया। और जो अभी सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, वो जब नंबर 2 थे तब उन्होंने शुरू किया था। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, उस संदर्भ में मैं बहुत से लोगों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन आज जो बात कर रहा हूँ सिर्फ 4 नेताओं की, जिनको भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है, जो अगले 8-9 महीने से 1.5-2 साल के बीच में अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ये आपकी उत्सुकता होगी कौन होंगे। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 बड़े राज्य हैं जहाँ चुनाव होना है। एक मिज़ोरम में भी होना है। तो मिज़ोरम में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा संगठन आधार है नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान में बीजेपी की समस्या है नेतृत्व की। किसको बनाएं? जाति संतुलन बिठाएं, जैसे अभी बिठाया है, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया सीपी जोशी को, उसके बाद जो है राजपूत को बनाया विधायक दल का नेता, यानी नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी लीडर बनाया सतीश पूनिया जो अभी तक अध्यक्ष थे, जाट समुदाय से आते हैं। इस तरह से अलग अलग पदों पर जाट समुदाय से ही आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया।
तो इस तरह से जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल केवल जातीय संतुलन का नहीं होता। जब मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं आप, प्रदेश में सरकार चलाने का जिम्मा किसी को सौंपते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है गवर्नेंस की क्वालिटी का, उसकी क्षमता का। कौन है? बीजेपी ने एक तरह से ये जो अभी परिवर्तन हुए हैं उससे बड़ा साफ कर दिया है कि उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, उसकी योजना में, जो कार्य योजना है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है। यानी बीजेपी ने अपनी ओर से उनको रिटायर कर दिया है। अब उनकी मर्जी है कि कब वो रिटायरमेंट की घोषणा करें। उनको किसी पद पर रखा नहीं है अभी, हालांकि एक पद अभी बाकी है, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। क्या उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा? उनको संतुष्ट रखने के लिए, वो बागी ना हो जाएं इसके लिए, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक नेता जिस पर निगाह जाती है, राजस्थान के लिहाज से दो नेता हैं, लेकिन एक नेता की बात कर रहा हूँ जो स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं है, जो गुटबाजी में नहीं है, जिनका कोई गुट नहीं है और जिनका कोई गुट शायद विरोध नहीं करेगा। वो हैं रेल और आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री अश्विनी वैष्णव। राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के पाली के रहने वाले हैं। बाद में उनका परिवार जोधपुर में बस गया। उन्होंने इंजीनियरिंग की जोधपुर से, उसके बाद आईआईटी कानपुर से जो है एमटेक किया, फिर उसके बाद आईएएस में अपीयर हुए, आईएएस में सेलेक्ट हुए, फिर आईएएस की नौकरी छोड़कर जो है लगभग 14 या 16 साल बाद छोड़कर जो है वो चले गए अमेरिका। वाटन से उन्होंने एमबीए किया, फिर लौटकर जीई में काम किया, फिर सीमेंस में जो है वाइस प्रेसिडेंट बने वहाँ से। और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सचिवालय में, पीएमओ में वो थे, उनके साथ थे। और उसके बाद गुजरात में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उन पर लगातार थी। ये उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं, तो उड़ीसा के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी है, उसका भी लाभ मिला। वहीं से इस समय राज्यसभा में है। ये अलग बात है कि नवीन पटनायक की मदद से वो राज्यसभा में आ पाए। मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत मिलता है, जिसकी संभावना आज की तारीख में ज़्यादा लगती है, तो अश्विनी वैष्णव राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वैसे मजबूत दावा गजेंद्र सिंह शेखावत का भी है, जिनको एक समय पार्टी का हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता था, वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनने नहीं दिया। तो क्या अश्विनी वैष्णव केंद्र से राज्य में जाएंगे? अगर राज्य में बीजेपी के शासन को लंबा करना है, जो एक समस्या हो रही है कि हर 5 साल पर वहाँ सरकार बदलती है, बीजेपी बड़े बहुमत से सत्ता में आती है, 3/4 से ज़्यादा बहुमत लेकर आती है, फिर भी अगली बार सत्ता से बाहर हो जाती है। उस सिलसिले को अगर रोकना है तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गवर्नेंस के फ्रंट पर काम कर सकता हो, सबको साथ लेकर चल सकता हो, और जिसके बारे में जो है कोई गुटबाजी या गुटबंदी का आरोप ना हो। तो एक नेता मेरी नज़र में अश्विनी वैष्णव है राजस्थान की दृष्टि से। दूसरे नेता गुजरात। आप कहेंगे गुजरात में कोई समस्या नहीं है, अभी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल बदला गया, इतना बड़ा बहुमत मिला है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भूपेंद्र पटेल बहुत लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे। वो निरापद व्यक्ति हैं, ये सही बात है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, सही बात है, सबको साथ लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही बात है, उनसे किसी को बहुत ऐसा एतराज़ नहीं है, ये भी सही बात है। लेकिन गवर्नेंस के फ्रंट पर वो कमज़ोर नज़र आते हैं। एक व्यक्ति है जिस पर बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री की नज़र है, और उनका नाम है देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया। पटेल समुदाय से आते हैं, ये प्लस पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी बात है कि वो पटेल समुदाय से आते हैं। गवर्नेंस के मुद्दे पर उनकी परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा खुश है। कोरोना के समय वो रसायन मंत्री भी थे, केमिकल मिनिस्ट्री भी उनके पास थी। जिस तरह से दवाओं का इंतज़ाम हुआ, जिस तरह से ऑक्सीजन का प्रबंध हुआ, बाकी चीज़ें हुई, चुपचाप बिना किसी शोर के, बिना किसी पब्लिसिटी के उन्होंने काम किया। उसी का पुरस्कार मिला, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो उनके कामकाज से प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं। और वो ABVP से आए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, तो विचारधारा से निकले हुए व्यक्ति हैं, वैचारिक परिवार के हैं, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। दूसरे व्यक्ति अगर बात करूँ, दूसरे नहीं तीसरे की, तीसरे हैं
तेलंगाना के, जहां भारतीय जनता पार्टी नई राह तलाश रही है। इसी साल के आखिर में वहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अगर वहां त्रिपुरा की तरह बीजेपी सत्ता में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर नहीं भी आई तो भी बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर नंबर 2 पार्टी उसका बनना तय लग रहा है। और अगर सत्ता में आती है तो वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए जो सबसे प्रबल और मेरी नज़र में एकमात्र इस समय दावेदार है, और वो है बांदी संजय कुमार, जिनकी इतनी प्रशंसा की है प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई दिल्ली में, तो उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि इस तरह का आंदोलन होना चाहिए। उनकी जो प्रजा संग्राम यात्रा थी उसमें एक रैली में प्रधानमंत्री भी गए थे। उन्होंने लौटकर भाजपा के सारे नेताओं से, सभी प्रदेशों के नेताओं से कहा कि सबको जाना चाहिए और शामिल होना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे ये यात्रा चलाई जाती है, आपको अपने प्रदेश में भी वैसा करना चाहिए। तो बांदी संजय कुमार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और 12 साल की उम्र में स्वयंसेवक बन गए थे। तो वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर उनका जो जुड़ाव है वो, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसलिए मनसुख भाई मंडाविया और बांदी संजय कुमार दोनों भाजपा के वैचारिक परिवार से आते हैं। अश्विनी वैष्णव उस परिवार के करीब हैं, हालांकि उस परिवार से उस तरह से कभी जुड़े नहीं रहे हैं, लेकिन वो अगर बीजेपी के साथ आए तो कहीं किसी और पार्टी से निकल कर नहीं आए, किसी और पार्टी के पास नहीं गए। जब उन्होंने आईएएस छोड़ा तो वो किसी और राजनीतिक दल में नहीं गए। और इन तीनों की खासियत है, हालांकि बांदी संजय कुमार की अभी जो है प्रशासनिक क्षमता, उनकी जो गवर्नेंस की क्षमता है वो अभी टेस्ट होना बाकी है, लेकिन संगठन जिस तरह से उन्होंने चलाया, जिस तरह सबको साथ लेकर चले, 2020 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से उन्होंने पार्टी की दशा और दिशा दोनों में भारी परिवर्तन किया है और पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचा दिया है। पार्टी सत्ता में आएगी कि नहीं ये तेलंगाना के मतदाता तय करेंगे और इस साल के आखिर में ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर सरकार बनती है तो मेरी नज़र में बांदी संजय कुमार सबसे प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री के। लेकिन इन तीनों लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री बने ना बने, इनकी भारतीय जनता पार्टी में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर राजनीतिक भूमिका आने वाले दिनों में बड़ी होगी, उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। तो ये भविष्य के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौथा नाम मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के, उनका नाम है सम्राट चौधरी। उनका भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक परिवार से कोई लेना देना नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक परिवार के विरोधी राजनीतिक संस्कृति में पले बढ़े हैं। आरजेडी से शुरुआत हुई, आरजेडी में मंत्री रहे, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, फिर नीतीश कुमार के साथ आए और पिछले दिनों फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उनके पिता बड़े समाजवादी नेता थे, शकुनी चौधरी, और उनका रुतबा ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव भी उनसे डरते थे। और सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में गई कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज और कुर्मी, ये दो मिलकर बड़े प्रभावी जातीय समूह बनते हैं बिहार की राजनीति में यादवों के बाद। और नीतीश कुमार की सारी राजनीति, यही लव कुश कहा जाता है इनको दोनों को, लव कुश की राजनीति पर ही निर्भर है नीतीश कुमार की राजनीति। बीजेपी ने ये बहुत बड़ा वार किया है लव कुश के इस गठबंधन को तोड़ने का। अगर सम्राट चौधरी जो अभी युवा हैं, इन चारों नेताओं में एक बात और है, ये चारों अर्ली 50s में हैं। ये 70, 71, 72 में इन लोगों का जन्म हुआ है, तो 50, 51, 52, 53 साल के लपेटे में हैं ये लोग। तो ये लंबी राजनीति के घोड़े नज़र आते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन जो परिस्थिति बिहार में बन रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, मुझे लगता है उनके सामने विकल्प कम होगा। अगर वो छोड़ना भी चाहेंगे तो भी बीजेपी ने उन पर जो दांव लगाया है तो भविष्य के बारे में सोचकर दांव लगाया है। और सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना और संभावित मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना 2025 में, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये एक बात और कहता है बिहार की राजनीति के बारे में भारतीय जनता पार्टी की, कि 27 साल के नीतीश कुमार के साथ ने यहाँ पहुँचा दिया है बीजेपी को कि कोई एक नेता नहीं है भाजपा के वैचारिक परिवार का जिसको शीर्ष स्थान पर राज्य में रख सके।
ये इतनी बड़ी कमज़ोरी, इतनी बड़ी कमी है जिसका नतीजा पार्टी भुगत रही है। लेकिन पिछले दिनों में अगर आप देखें, पिछले 8-9 साल में बीजेपी ने इस विधा को भी विकसित किया है कि बाहर से जो लोग आए उनको अपने राजनीतिक परिवार में किस तरह से ढाला जाए। हेमंत विश्व शर्मा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो इस तरह से जिन लोगों को बाहर से लाया गया है उनको अपनी वैचारिक संस्कृति में ढालकर उनको आगे बढ़ाने और ये संदेश देने कि बाहर से जो प्रतिभाशाली लोग आएंगे उनका स्वागत है और उनका सम्मान भी है। ऐसा नहीं है कि लाकर आपको जो है अब दुश्मन के खेमे से निकाल लिया, उसके बाद डंप कर दिया। दूसरा उदाहरण उसका ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो इन 4 नेताओं को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, गुजरात में तो पहले से है ही, अगर इन 3 राज्यों में सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री पद के प्रबलतम दावेदार होंगे। और मुख्यमंत्री अगर ये नहीं बनते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो ये कारण है बीजेपी के चुनाव जीतने का लगातार। ये कारण है बीजेपी के मजबूत होते जाने का। जिस तरह से वो युवा नेताओं को बढ़ाती है, स्टैब्लिश करती है, स्थापित करती है और उनको पद देकर जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है, भरोसा बढ़ाती है। और ये जिनकी बात मैंने की ये सब के सब जनाधार वाले नेता हैं। अश्विनी वैष्णव को छोड़ दें, अश्विनी वैष्णव उस तरह से राजनीति में नहीं रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं, उसके अलावा जो है व्यापार में रहे हैं। लेकिन बाकी ये तीनों जो हैं ये निश्चित रूप से जनाधार वाले लोग हैं। तो अगर अश्विनी वैष्णव बनते हैं तो वो एक तरह से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की तरह होंगे। हालांकि मनोहर लाल खट्टर वैचारिक परिवार से हैं, लेकिन उनका भी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था पहले का, कोई इस तरह का जो है उनका विधायी अनुभव भी नहीं था। लेकिन बनने के बाद उन्होंने संतोषजनक काम किया है। तो आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले कुछ महीने बताएंगे कि इनमें से कितने लोग कहाँ पहुँचते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।